हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। ठीक है भाई, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसमें हमने काफी कुछ कर लिया था भाई, कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे हमने। आज अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई। हमारा आज का अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ thermodynamics expression of elevation and boiling point। elevation in boiling point मतलब इस टॉपिक में हम डेल्टा टीबी का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करेंगे भाई, कि थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डेल्टा टीबी को किस तरह से व्युत्पन्न किया जा सकता है, किस तरह से लाया जा सकता है। तो क्वथनांक उन्नयन का उष्मागतिक व्युत्पन्न। ठीक, अब देखो इसमें क्या काम क्या आएगा हमारे। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, पढ़ी थी सेकेंड ईयर में, बिल्कुल वही काम आएगी हमारे, उसी से हम आगे बढ़ेंगे भाई। देखो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लिखें जो कि वाष्प दाब और टेम्परेचर में रिलेशन को बताती है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को बताती है। वो इक्वेशन किस प्रकार से होती है, कुछ ऐसी दिखाई देती है, ln p नॉट अपॉन ps। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर में कौन कौन है हमारे पास, एक तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ये सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया। इधर की तरफ होता है डेल्टा HV अपॉन R, फिर ये हो गया T1 माइनस TB और नीचे की तरफ ये T1 TB। अब देखो सारी वैल्यूज के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता है। क्या क्या पता है भाई, P नोट क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब, बोलो जानते हैं कि नहीं जानते। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा HV क्या है भाई, ऊर्ध्वपातन की या वाष्पन की उष्मा या मोलर उष्मा भी इसको कहा जा सकता है। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आगे आप तो जानते ही हो, आप क्या होता है यार भाई, गैस कांस्टेंट। और T1 और TB क्या है भाई, विलयन और विलायक, विलयन कोमा विलायक के क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ BPs ऑफ सॉल्यूशन कोमा सॉल्वेंट। ठीक है भाई, सारा का सारा कर लिया मैंने, सारा का सारा मैंने बोर्ड पे लिख दिया भाई। कौन कौन क्या क्या है सब कुछ जान लिया हमने। डेल्टा H क्या होती है, मोलर उष्मा। मोलर उष्मा का मतलब होता है एक मोल को वाष्प अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। ठीक, अब यहां से देखो थोड़ी देर में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे एक और क्वांटिटी काम आएगी, LV। इसको भी मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। LV का मतलब होता है वाष्पन की गुप्त उष्मा। दोनों में क्या रिलेशन होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, थोड़ी देर में हमारे ये भी काम आएगी। तो ये क्या हो जाएगी भाई,
latent heat of vaporization। ठीक, ये हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये होती क्या है भाई, एलवी बराबर होता है डेल्टा एच वी अपॉन एम। ठीक, ये तो होती है मोलर ऊष्मा, जबकि ये एलवी होती है पर ग्राम बल। गुप्त ऊष्मा का मतलब ये तो ज्ञात की जाती है 1 मोल पर, और एलवी ज्ञात की जाती है प्रति ग्राम या पर ग्राम में ज्ञात की जाती है। मतलब 1 ग्राम को वाष्प अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है एलवी। ये तो मोलर में होती है वैल्यू, और ये होती है ग्राम में। इन दोनों में रिलेशन होता है कुछ इस तरह का, डेल्टा एच वी अपॉन एम, जहां पर एम क्या होगी, मोलर मास या किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान होगा एम। इस तरह की क्वांटिटी से सारी की सारी हमने क्या कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी भाई। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फटाफट से कर लो भाई, स्क्रीनशॉट मान लेना इसका, मिटाऊंगा मैं इसको, जल्दी करो। कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना इन सबको, फिर इसके नीचे से करेंगे हम। अब डेरिवेशन करना है तो आएगा नहीं, इस वजह से मैं इनको मिटा रहा हूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हमने सबके बारे में जान लिया। देखो भाई अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमने कर दिया, माना कि जो T1 है वो लगभग किसके इक्वल है, टीबी के, मतलब विलयन का क्वथनांक बिंदु विलायक के क्वथनांक बिंदु के जस्ट इक्वल है या ऑलमोस्ट इक्वल है। इसको हम ऐसा मान सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अगर मैं यहां से ऐसा बोलता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, ये पी नोट और ये हो जाएगा पी एस, ये हो जाएगा डेल्टा एच बी और ये आर। अब देखो थोड़ा ऑलमोस्ट बराबर है लेकिन बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर हो जाते तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती, 0। मैंने ऑलमोस्ट इक्वल कर रखा है। ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब है कि ये दोनों 0 नहीं होंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 कभी भी नहीं आएगा, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। उस छोटी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, डेल्टा टीबी कर दिया। जो भी आई होगी, जो भी स्मॉलर से स्मॉलर वैल्यू बनी होगी, आपको पता है ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन इक्वल नहीं है, और जब तक इक्वल नहीं होंगे ये वैल्यू 0 नहीं होगी, स्मॉलर से स्मॉलर वैल्यू बनेगी। मैंने उसको कितना कर दिया, डेल्टा टीबी कर दिया। अरे पहले की तरह ये सॉल्यूशन वाले में से सोलवेंट का माइनस कर दिया, तो जो मुझे डिफरेंस मिलेगा उसको मैंने क्या कर दिया, डेल्टा टीबी। पहले बता के आऊं मैं सारी चीजें आप लोगों को। ये और ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होने के कारण होगा क्या, इसको मैं जो T1 है इस T1 को मैं ऑलमोस्ट क्या बोल सकता हूं, टीबी बोल सकता हूं। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह टीबी, और ये तो ऑलरेडी क्या था, टीबी था। ऑलमोस्ट इक्वल होने के कारण इसको मैंने क्या किया, टीवी लिख दिया। तो टीबी इंटू टीबी, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, टीबी स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, ऐसा फर्क पड़ेगा जब आप T1 को ऑलमोस्ट इक्वल करोगे टीबी के। आगे बात समझ में, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। आपको पता है जब भी लोग की वैल्यू को रिवर्स किया जाता है, ऊपर की नीचे कर दो, नीचे की ऊपर कर दो, तो एक माइनस बनेगा, इसकी पावर माइनस, इसकी पावर माइनस, ये पावर माइनस आएगी। अब वो फॉर्मूले से कहा आएगी, आगे की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। भाई इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए भाई। यहाँ पर माइनस बनेगा -1, वो माइनस को मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूले से बाहर निकाल दिया, तो ln में माइनस हो गया, और ये हो जाएगा डेल्टा एच वी, ये डेल्टा टीवी हो गया, ये आर टीवी स्क्वायर। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो मैं इस क्वांटिटी को सोल्व कर रहा हूं अलग से, ये माइनस ln पी एस अपॉन पी नोट। मैंने इसको सोल्व किया, मैंने क्या किया देखो, ये ln था, ऊपर की तरफ मैंने पी नोट को जोड़ दिया और पी नोट को माइनस कर दिया। बोलो अगर मैं ऐसा करूंगा तो टोटल क्वांटिटी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, पी नोट से पी नोट कैंसिल, वापस पी एस अपॉन क्या आ जाएगा, पी नोट आ जाएगा। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आगे क्या किया, ये माइनस ln, एक बार इसके नीचे और एक बार इन दोनों के नीचे। जब मैं एक बार इसके नीचे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस। अब देखो ये तो माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू, मैंने माइनस को कॉमन कर लिया, तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस। बोलो एकदम करेक्ट है कि नहीं है।
मल्टीप्लाई करोगे आपस, ये माइनस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, बोलो सही है। अब ठीक है भाई, अब देखो एक फॉर्मूला होता है लॉग में, क्या अगर ln 1 माइनस एक्स हो, और ये स्मॉलर, ये जो x है वो स्मॉलर क्वांटिटी हो, तो इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अगर इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन पी नॉट हो जाएगा। मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये माइनस तो ऑलरेडी था, देखो यहां से ये 1 माइनस एक्स हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये माइनस और x का मतलब ये सारी की सारी क्वांटिटी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या हो गया, पी नॉट हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब जो फाइनल जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास, फाइनल वैल्यू होगी वो कुछ किस तरह से मिलेगी, हमें इस तरह से मिलेगी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। बोलो है कि नहीं है, इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो 3 में 4 से वैल्यू पुट कर दो तो आपको मिलेगा क्या, देखो इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, पी नोट माइनस पी एस, ये पी नोट माइनस पी एस हो गया अपॉन क्या हो गया, पी नोट, इधर की तरफ क्या चल रहा है, ये वैल्यू चल ही रही है, ये डेल्टा एच बी और ये डेल्टा टी बी अपॉन आर टी बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम क्या कहता है, बोलो भाई राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियम से राउल्ट का नियम कहता है कि पी नोट माइनस जो पी एस है अपॉन पी नोट है, ये किसके इक्वल होता है, एन अपॉन कैपिटल एन के इक्वल होता है। ये तो विलय के मोलों की संख्या, ये विलायक के मोलों की संख्या, इसको थोड़ा और सोल्व करोगे आप, यहां से एन की वैल्यू पुट कर दो और कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या वैल्यूज होती है भाई, ये लो, कैपिटल स्मॉल एन होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये गिवन अमाउंट, ये मोलर मास, ऐसा कैसे, जो कैपिटल एन होता है वो होता है कैपिटल डब्ल्यू और नीचे की तरफ कैपिटल एम, ये गिवन अमाउंट, ये मोलर मास, मतलब दी गई मात्रा और मोलर द्रव्यमान, वैल्यू पुट कर दो भाई, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू और ये स्मॉल एम, ये कैपिटल डब्ल्यू और ये क्या हो गया कैपिटल एम, मैंने इसको पलट दिया, ये इक्वेशन नंबर 4 के बाद ये कितनी आ गई 5 और ये कितनी आ गई 6, तो 5 and 6 फ्रॉम इक्वेशन 5,6 हो गया। आगे क्या हो जाएगा भाई, आगे हो जाएगा ये W और ये इंटू कैपिटल M, ये स्मॉल m इंटू कैपिटल W इज इक्वल टू डेल्टा HV और ये डेल्टा TB अपॉन R TB स्क्वायर। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो भाई, डेल्टा TB की, हमें क्या चाहिए, क्वथनांक का उन्नयन चाहिए, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो डेल्टा TB की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, डेल्टा TB इज इक्वल टू, ध्यान से देखना सबको इधर की तरफ भेज दो, ये हो गया R TB स्क्वायर, मैंने इसको इधर लिख लिया और इन सबको इधर लिख लिया, तो ये कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा R TB, और ये कहाँ आएगा भाई, नीचे की तरफ डेल्टा HV, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, और ये पीछे की तरफ क्या हो गया, ये M और एक कैपिटल M और ये स्मॉल m और ये क्या हो जाएगा कैपिटल W, बिल्कुल सही है, ये इधर की तरफ और ये नीचे की तरफ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो भाई, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया तो डेल्टा TB क्या हो गया, इस m को मैं इधर की तरफ लेकर आ गया, ये M R TB स्क्वायर अपॉन में नीचे की तरफ क्या हो गया, ये डेल्टा HV, ठीक, और ये इधर की तरफ स्मॉल w और ये कैपिटल M और ये स्मॉल m और एक सॉरी m तो इधर की तरफ आया गया, तो ये यहां से खत्म, तो मतलब कितना आया पीछे की तरफ, सिर्फ इतना आया। आई बात समझ में, एक चीज और कर दो, 1000 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल वैल्यू होगी
उस टोटल वैल्यू पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एम आर टी बी स्क्वायर 1000 से मैंने नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और ये साथ में नीचे की तरफ क्या चल रहा है डेल्टा एच बी, और 1000 से मैंने ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ये W और ये होगा 1000 अपॉन ये स्मॉल m और ये हो जाएगा कैपिटल W। बोलो सही है कि नहीं है। अब देखो ये जो क्वांटिटी है इसको मैंने क्या मान लिया KB मान लिया। KB बराबर कितना कर दिया एम आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 और ये क्या हो गया डेल्टा एच बी। तो अगर इसको मैं KB बोल देता हूं तो उस ऊपर वाले इक्वेशन में से सारे वैल्यू रिमूव हो जाएगी तो बचेगा क्या KB इंटू स्मॉल w और ये 1000। इधर की तरफ क्या आ गया भाई ये स्मॉल m और ये कैपिटल W। बोलो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। अरे डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब देखो चाहे तो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन नंबर 60 इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 7 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 8। अगर हम 7 से बात करें फ्रॉम इक्वेशन 7 समीकरण 7 से देखो क्या कर सकते हैं हम। ये जो KB है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 जो डेल्टा एच बी है ना जो m नजर आ रहा था इसको मैं अपोन में लेकर आ गया किसके साथ डेल्टा एच बी के साथ। बोलो ऐसे कर दो तो किसी को कोई दिक्कत। जो m था उसको मैंने अपोन में कर दिया डेल्टा एच बी के साथ। नाउ वी नो दैट व्हाट LV इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एच बी अपॉन m होता है। अब ये भी बताया था मैंने कहा था ना थोड़ी देर बाद LV भी आएगा तो मैंने वहां पर बता दिया था आप लोगों को LV क्या होती है। तो इसको किस तरह से लिख दिया हमने आर टी बी स्क्वायर 1000 और ये क्या हो गया LV हो गया। तो KB का ये फॉर्मूला भी होता है और KB का ये फॉर्मूला भी होता है। ये किसकी फॉर्म में मोलर ऊष्मा की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में गुप्त ऊष्मा। LV तो होती है गुप्त मतलब लेटेंट हीट और ये कौन सी होती है मोलर ऊष्मा वाष्पन की मोलर ऊष्मा होती है। तो बताओ डेल्टा टीबी आ गया कि नहीं आ गया। हमने किसका यूज करके निकाला थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन। किसका यूज किया हमने क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये होती है ये कंडीशन लगा दी इतना कर दिया उसके बाद में ये हो गया। यहां से इस एलन को हमने अलग से सोल्व किया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने राउल्ट के नियम में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये किसके बराबर कर दिया राउल्ट के नियम में। राउल्ट के नियम से वैल्यू पुट कर दी डेल्टा टीबी निकाल लिया सोल्व कर लिया रीअरेंज कर दिया और जो वैल्यू है उसको हमने केबी से रिप्लेस कर दिया तो हमारा डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बन गया। केबी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और केबी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक लिखो भाई इसके अंदर तो अभी डालो फटाफट से और लिखो। हाँ लिखो भाई फटाफट। क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण से क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण से कर लो भाई कंप्लीट। आपको पता है ना इक्वेशन 1 है इसका फिर इंट्रोडक्शन लिखवाया था मैंने वेट करके आपको उसको लिख लेना फिर वहां से लिखना शुरू कर देना या लास्ट में लिख लेना जैसे भी करना चाहो कर लो भाई। अब देखो उस इंट्रोडक्शन को मैंने इसलिए मिटाया था क्योंकि डेरिवेशन एक बार में नहीं आता। फिर जल्दी कर लो कहां तक करना है भाई यहां तक करना है पूरा यहां तक कर लो यहां तक कंप्लीट कर लो फटाफट से। आप लोग भी लिख लो भाई फ्रॉम क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कर लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और कर लेना भाई।
लिखो इसके नीचे, इसके नीचे लिखो समीकरण 8, समीकरण 8 क्वोथनांक उन्नयन को प्रदर्शित करती है। समीकरण 8 क्वोथनांक उन्नयन को प्रदर्शित करती है, क्वोथनांक उन्नयन को प्रदर्शित करती है, क्वोथनांक उन्नयन को प्रदर्शित करती है। अगली लाइन से लिखो समीकरण 7 और इसको कर लेना समीकरण 9, समीकरण 7 तथा समीकरण 9 मोलल उन्नयन स्थिरांक को, समीकरण 7 तथा समीकरण 9 मोलल उन्नयन स्थिरांक को प्रदर्शित करती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को प्रदर्शित करती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को प्रदर्शित करती है। आप लोग भी लिख लो भाई इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 represents, equation number 8 represents Molar elevation constant, Molar elevation constant, Molar elevation constant। नेक्स्ट लाइन से लिखो इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 9, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 9 represents मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। पहले वाली थी ना इक्वेशन नंबर 8, उसको करना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको करना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ये दोनों है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा उष्मागतिक व्युत्पन्न या थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन या थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा टीबी। ठीक, अब चाहे तो हम वाटर के लिए केबी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको वाटर के लिए केबी की वैल्यू बताई थी, उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इन फॉर्मूलों से जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कैसे करते हैं भाई अभी बताते हैं। देखो भाई केबी फॉर वाटर, जल के लिए केबी का मान कैसे करेंगे, फॉर्मूला हो रहा केबी इज इक्वल टू आर टीबी अपॉन 1000 एलवी। अब देखो वाटर के केस में आर कितना होता है 2 कैलोरी, कैलोरी में वैल्यू पुट करनी है आपको इसकी, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टीबी मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट कर दोगे तो 373 केल्विन। आगे एलवी की जो वैल्यू होती है 540 कैलोरी मोल, कैलोरी प्रति मोल होती है भाई। ठीक, सोल्व कर लो भाई। तो यहां से केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इधर की तरफ कितना हो गया 373, और ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1000, और इधर की तरफ 540। इसको सोल्व कर लोगे तो आपको केबी कितना मिल जाएगा भाई, आपको केबी मिल जाएगा 0.52,
इतना आपको केवी मिल जाएगा। ठीक, कर लेना सोल्व, सीधी वैल्यू है। एलवी कितना होता है 540। जल्दी करोगे, जल्दी कर लो। कर लिया भाई, फटाफट से कर लो, जल्दी कर लो। और एक पे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन कर लिया होगा सबने। ऐसा करके आप किसी भी सॉल्वेंट के लिए या किसी भी विलायक के लिए केवी का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल लिखो। लिखो भाई, 20 ग्राम विलय को 20 ग्राम विलय को 200 ग्राम 200 ग्राम बेंजीन में 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर प्राप्त क्वथनांक उन्नयन प्राप्त क्वथनांक उन्नयन 2.3 डिग्री सेल्सियस है। 2.3 डिग्री सेल्सियस है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अब देखो, इसमें किया क्या है, किसी विलय को लिया और विलायक में घोला है। विलायक की फॉर्म में आपके पास क्या दिया गया है भाई, बेंजीन दिया गया है। अब मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट को चेंज कर दिया। अब तक सॉल्वेंट की फॉर्म में क्या ले रहे थे हम, वाटर को ले रहे थे, और वाटर के लिए हमें केवी पता होता है, लेकिन इस बेंजीन के लिए हमें केवी पता नहीं होता है। पता नहीं होता है तो वो क्वेश्चन वाला लिख के देगा। यहाँ भी गिवन है बेंजीन का जो केवी है, लिख लेना, बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक या केवी, बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक या केवी कितना होता है 2.57। ठीक है भाई, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, स्मॉल एम निकालना है। आपके पास फॉर्मूला है सही, फॉर्मूले में पहले क्या करोगे, पहले तो गिवन लिखोगे आप, सारा का सारा गिवन लिखो, फिर फॉर्मूला लगाना है, फिर देखो मैं क्या क्या वैल्यूज गिवन है और क्या क्या वैल्यूज गिवन नहीं है। अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो कहां से आएगी, उसके लिए दिमाग लगाओ। सारी गिवन है तो वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बात समझ में। बाकी हम कल पढ़ते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे हिमांक को, फ्रीजिंग पॉइंट को शुरू करेंगे कल हम। तो कल मिलता है भाई, पढ़ते रहो मस्ती के साथ।